इस देश में राइट्स एंड रॉयट्स एक साथ चलते हैं। जब भी इस देश में इस देश की बहुजन जातियों के द्वारा जो इस देश की मूल निवासी या इस देश की बहुजन जातियां है, इनके द्वारा जब अपने संवैधानिक हक अधिकार की समानता की एक अधिकार की लड़ाई जब लड़ी जाती है, हक अधिकार जब मांगे जाते हैं, राइट्स की जब बात होती है, अधिकार की जब बात होती है, तो उन अधिकारों को दिशाहीन करने के लिए, उस आंदोलन को दिशाहीन करने के लिए देश में रॉयट्स होते हैं। राइट्स एंड रॉयट्स ये एक साथ चलने वाली प्रक्रिया है। जब भी अधिकारों की बात होती है तो उन अधिकारों को दिशाहीन करने के लिए दंगे, फसाद और जातीय अत्याचार का आधार लिया जाता। जो लोग इस देश में पिछड़ी जातियों को, अनुसूचित जाति जनजातियों को हिंदू बना रहे और हिंदू बनाकर उनका मुस्लिमों के, ईसाइयों के विरोध में इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये मामला अभी केवल गांव देहातों में नहीं रहा, ये दिल्ली में कल परसों हमने देखा कि प्रसाद के नाम पर एक केला अगर कोई उठाता है तो उस एक लड़के को, प्रसाद को लेने के लिए खड़ा है और एक केला, उस प्रसाद के नाम पर उसकी पीठ पीठ पर हत्या की जाती है। ये कोई दूर दराज मणिपुर में हुई घटना है या दिल्ली के बाहर कोई गांव देहातों में हुई घटना होती तो माना जाता। ये कल परसों हमारे यहाँ सिटी के हाट में संसद से केवल 4-5 किलोमीटर के एरिया के अंदर ये घटनाएं होती है। और वो जो संसद के अंदर हो रहा है वो बाहर भी वही नज़ारा है, और जो बाहर है वही अंदर ही नज़ारा है। हालात जो है ये बहुत ज़्यादा विपरीत हो रहे। आज इस देश की एकता और अखंडता को जो खतरा है, देश की सार्वभौमिकता को, सॉवरेनिटी को, इंटीग्रिटी को जो खतरा है, वो किसी बाहरी तत्व की वजह से नहीं है, वो देश के चलाने वाले लोग पैदा कर रहे हैं। देश को चलाने वाले लोग जिनके ऊपर संविधान ने ये जिम्मेदारी दी है कि इस देश की एकता और अखंडता, उसकी सॉवरेनिटी को बरकरार रखे, वही लोग पूरी ताकत लगाकर देश की एकता और अखंडता को विभाजित करने के काम में लगे। और ये मामला पूरे देश भर में इस तरीके का एक कम्युनल निजाम, एक कम्युनल माहौल पैदा किया जा रहा है। पिछड़ी जातियों को, अनुसूचित जाति जनजातियों को हिंदू बनाया जा रहा है और हिंदू बनाकर उन्हें मुसलमानों के विरोध में, ईसाइयों के विरोध में, सिखों के विरोध में, माइनॉरिटीज़ के विरोध में खड़ा किया जा रहा है। और वही लोग जो उनको हिंदू बना रहे हैं, मुसलमानों के या ईसाइयों के विरोध में जिनका इस्तेमाल हो रहा है, वही ऊंचे जाति के लोग उन्हीं लोगों के ऊपर जातीय अत्याचार भी कर रहे हैं। जिन लोगों के ऊपर जातीय अत्याचार हो रहे हैं उन लोगों को वो खतरा मुसलमानों से बता रहे हैं, खतरा ईसाइयों से बता रहे हैं कि इनकी वजह से देश में खतरा है। जिनका नाम लेकर उनको संगठित बनाकर हिंदू बनाया जा रहा है, उनके द्वारा अत्याचार नहीं हो रहे। ये अत्याचार जो उनको हिंदू के नाम पर संगठित कर रहे हैं, वही लोग उनके साथ ये जातीय अत्याचार कर रहे हैं। और ये जातीय अत्याचार करने के पीछे की भी मानसिकता है कि यही वो जातियां है जो इस देश में संविधान की, लोकतंत्र की और अपने आत्मसम्मान के आंदोलन की लड़ाई लड़ रही थी। तो ये सारा धार्मिक अत्याचार या धार्मिक उन्माद और जातीय अत्याचार इस देश में जो समानता का आंदोलन जो खड़ा किया जा रहा है, उस समानता के आंदोलन को या उस लड़ाई को दबाने के लिए साथियों योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। किसी भी शासक का जो रूलिंग क्लास होता है, उस रूलिंग क्लास का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है लोकतंत्र में या किसी भी सभ्य समाज में? जो शासक वर्ग होता है, उस शासक वर्ग का, रूलिंग क्लास का जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है वो अपोजिशन पार्टियां नहीं होती, क्योंकि अपोजिशन भी सत्ता का ही अंग है, वो भी उसी से निकला हुआ है। तो किसी भी शासक वर्ग का
सबसे बड़ा दुश्मन अगर लोकतंत्र में या सभ्य समाज में होता है, वो जिनके ऊपर वो राज करता है, वो लोग उसके लिए हमेशा के लिए खतरा बना होता। उस समाज के अंदर जो जिंदा लोग हैं, जो किसी आंदोलन को चलाते हैं, वो जिंदा स्वाभिमानी लोग जो है, हमेशा इस देश में जो राज करने वाला वर्ग है उसके लिए संकट बने हुए। उस स्वाभिमानी आंदोलन को, या जो समाज के अंदर जो आत्मसम्मान का जो आंदोलन खड़ा हो रहा है, उस आंदोलन को कमजोर करने के लिए उस दबी कुचली जातियां जो अपने हक अधिकार का मामला उठा रही है, उन जातियों के अधिकार को, उनके आत्मसम्मान के लड़ाई को दबाने के लिए जातीय हिंसाचार का या उनका मनोबल तोड़ने के लिए इस हिंसा का सहारा लिया जा रहा था। मगर जिस अनुपात में ये अत्याचार हो रहे, उसी अनुपात में इस आंदोलन की प्रासंगिकता और ज्यादा बढ़ रही, क्योंकि मशाल को चाहे जितना नीचे दबाव, उसकी ज्वालाएं और उतनी तेजी से ऊपर उठती। इसलिए आज इस बहुजन आंदोलन की प्रासंगिकता बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और ये जो बढ़ती हुई प्रासंगिकता इस आंदोलन की, ये शासक जातियों के लिए बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। ये बदलाव, ये जो जागृति है, इसका अनुभव आपने देखा होगा। कल संसद में राहुल गांधी उसी संसद में ओबीसी के मुद्दे पर बात करते हुए आपने देखा कि भाई 90 सेक्रेटरी है और उसमें से केवल 3 पिछड़े वर्ग की है। ये जिम्मेदारी, ये पाप जो आज जो राहुल गांधी गिना रहे, ये पाप बीजेपी का नहीं है। जो 90 में से 3 ही वहां पिछड़े जाति के हैं, इसका पाप जो है ये बीजेपी का नहीं है। जिस अपोजिशन के बेंच पर बैठकर राहुल गांधी ने यह भाषण किया, बराबर 33 साल पहले, 33 इयर्स बैक, उसी संसद में 6 सितंबर 1990 को इसी राहुल गांधी के पिताजी ने, राजीव गांधी ने 2-2.5 घंटे मंडल कमीशन के विरोध में बहस की थी। 47 पेज का पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट है, 47 पेज का, मुझे पढ़ने में 1.5-2 घंटे लगे। 47 पेज का। हमारे ऑल बार एसोसिएशन के राष्ट्रीय संयोजक एडवोकेट नितिन जी आए, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर आए। 6 सितंबर 1990 को उसी संसद में राजीव गांधी के द्वारा मंडल कमीशन के विरोध में लंबा बहस किया गया, और इस देश की आधी आबादी, पिछड़े वर्गों की आबादी, उसके कल्याण के लिए जो कमीशन बनाया गया था, उस कमीशन के बारे में राजीव गांधी पार्लियामेंट में कहते, इट इज अ कैन ऑफ वर्म। ये जो मंडल कमीशन है, ये कीड़ों से भरा हुआ, जैसे कोई गटर का ढक्कन खोलोगे तो कीड़े बाहर निकल आएंगे और पूरे शहर में, पूरे क्षेत्र में गंदगी फैला देंगे। ये मंडल कमीशन जो है, ये कैन ऑफ वर्म है, कीड़ों से भरा हुआ जो पिटारा है, इसे खोलो मत। क्या आप मेरे देश को बांटना चाहते हो? 30 साल पहले जो व्यक्ति राजीव गांधी मंडल कमीशन के बारे में ये कह रहे थे कि ये तो देश को बांटने का काम कर रहा है, आज 30 साल के बाद उसी का बेटा देश को जोड़ने के नाम पर संसद में कह रहा है कि भाई 90 में से 3 ही पिछड़े जाति के, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये जो सारा मामला है कि भाई जिन पिछड़ी जातियों के अधिकारों का मामला उठा था, अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकार की बात उठी थी, तब उन अधिकारों के विरोध में दंगे फसाद का, जातीय अत्याचार का सहारा लेकर उन अधिकारों को दबाने की कोशिश की गई थी। पर आज वही लोग जो है, अपोजिशन और रूलिंग, एक ही एजेंडा लेकर। इसलिए इन चीज़ों को साथियों में जानने समझने की ज़रूरत है कि ये जो चर्चाएं देश भर में हो रही है, चुनाव आ रहे, चुनाव जा रहे, जाति आधारित जनगणना की मांग कांग्रेस ने अपने मेन एजेंडे पर 2023 में ये कह रहे कि जाति आधारित गिनती होनी चाहिए, जनगणना होनी चाहिए। 1948 में सेंसस एक्ट में जाति को खत्म करने का, धर्म के नाम पर सेंसस शुरू करने का काम किसने किया? 2011 में पार्लियामेंट में आपने ही आश्वासन दिया था, 4,500 करोड़ उसके लिए खर्चा भी हुए थे, और आश्वासन देने के बाद में भी आपने जाति आधारित गिनती नहीं की थी।
आज आप कह रहे हो कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट में या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इतने बच्चे हमारे ड्रॉप आउट हो रहे, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये जो प्यार पिछड़ी जातियों के प्रति, ये जो प्यार SC ST के प्रति जो आज अपोजिशन वालों को आया है, ये प्यार भी जो है ये भी हम लोगों को समझने की जरूरत है। क्योंकि केवल हम अगर ये बात करते रहे कि भाई RSS BJP से ये मामला है तो कोई कांग्रेस के लिए दरवाजा खोलने का तो हमारा एजेंडा तो नहीं। इन चीजों को साथियों हमें समझने की जरूरत है कि देश में ये जो अघोषित आपातकाल जैसी परिस्थितियां पैदा कर दी गई है, वो करने के पीछे की जो भूमिका है वो क्या है? हमको यहाँ अत्याचार की चर्चा करने के लिए साथियों ये विषय नहीं लिखा है, क्योंकि हमारे समाज में पहले से ही निराशा का बहुत ज़्यादा माहौल, और समस्या की ज़्यादा हम चर्चा करेंगे तो समस्या का प्रचार होगा, और समस्या से ज़्यादा प्रचार होगा उसका तो जो थोड़ा बहुत लोगों में करने की भावना है वो भी खत्म हो जाए। हम तो चर्चा इस मुद्दे के लिए कर रहे हैं कि उसके समाधान के लिए, शक्ति निर्माण करने के लिए समाज के अंदर उस भाव को पैदा किया जाए। इसलिए साथियों ये जो मुद्दे हमारे सामने आए, मणिपुर की घटनाएं हो, हरियाणा में नूह मेवात में हुई घटनाएं हो, या देश भर में जो कम्युनल राइट्स और एट्रोसिटी की बात, अभी कल परसों पार्लियामेंट में सरकार को सवाल पूछा एक सांसद ने कि भाई पिछले 5 सालों में कितने कम्युनल राइट्स हुए, उसका कोई आंकड़ा है? उसमें मुसलमानों के या दूसरे धर्मों के लोगों के जान माल का कितना नुकसान हुआ, उसका कोई रिकॉर्ड सरकार के पास हो तो संसद के सामने रखा जाए। तो सरकार ने ऑन रिकॉर्ड जवाब दिया कि भारत में पिछले 5 सालों में कितने कम्युनल राइट्स हुए, इसका कोई डाटा हमारे पास नहीं। ये स्टेट सब्जेक्ट है और ये डाटा जो है ये स्टेट के पास। फिर दूसरा सवाल पूछा कि भाई पंचायत राज में रिजर्वेशन है और वहाँ SC ST की महिलाएं पंच बनती है या प्रधान बनती है, पिछड़ी जाति की महिलाएं पंच बनती है, और आमतौर पर देश भर में ये देखा गया है कि पंचायत राज में जो अनुसूचित जाति की महिलाएं अगर कहीं प्रधान बनी है या पंच बनी है तो उन्हें उनके पद पर होने के बाद में भी अनटचेबिलिटी उनके साथ होती है। झंडा लहराने के दिन उनको फ्लैग होस्ट करने नहीं दिया जाता, चेयर पर बैठने नहीं दिया जाता। ऐसी बहुत सारे एट्रोसिटी के केसेस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ में भी होती है। तो सरकार को ये भी पूछा गया कि भाई ऐसा पंचायत राज में एट्रोसिटीज होती है, उसका कोई डाटा आपके पास है क्या? तो सरकार ने उसका भी जवाब दिया कि ऐसा कोई डाटा हमारे पास नहीं है, ये स्टेट के पास होता है। हमारे पास में तो अखबारों में जो थोड़ी बहुत खबरें आती है वो हम उनको भेज देते हैं, फिर वो उसके ऊपर कार्रवाई कर। तो सरकार इन मुद्दों को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर देश में सबसे ज़्यादा अस्थिरता का माहौल है, असुरक्षा का माहौल है, और ये असुरक्षितता, अस्थिरता जिसकी वजह से पैदा हुई है, वो लोग उन चीज़ों को किस तरीके से डील कर रहे हैं। इसलिए साथियों ये जो मुद्दा है कि भाई ये उग्र सांप्रदायिकता का मुद्दा क्यों खड़ा किया जा रहा है। स्वाभाविक है देश में चुनाव होते हैं, चुनाव में सभी को एक ही वोट का अधिकार है, तो जिसकी संख्या ज़्यादा है वो शासक बनेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं कि भारत का जो इलेक्टोरल मैंडेट है, वो इलेक्टोरल मैंडेट जो है वो पॉलिटिकल नहीं है। भारत का जो जनमत है या जनादेश जो है ये राजनीतिक नहीं। अगर ये राजनीतिक जनमत होता तो उसका खंडन करना, उसको बदलना आसान होता। अगर कोई राजनीतिक जनमत भारत में बनता तो उसको खंडन करना, उसको रिप्लेस करना आसान होता। बाबा साहब ये कहते हैं कि भारत का जो जनमत है, राजनीतिक जनमत जो है, ये राजनीतिक मुद्दों पर नहीं बनता, ये कम्युनल मुद्दों पर बनता और धार्मिक मुद्दों के आधार पर यहाँ का जनमत निर्माण होता है। इसलिए चुनाव को बनाते समय भी इस मुद्दे को सबसे पहले प्राथमिकता पर लिया गया कि धर्म और जाति के आधार पर किसी तरीके की कोई बात ना। अब जिनकी संख्या कम है वो शासक कैसे हो सकते? साथियों 2019 के लोकसभा के चुनाव के आंकड़े आपने देखे होंगे। बीजेपी के पास 37.7% वोट, कांग्रेस के पास लगभग साथियों 19.7%,
तीसरी बड़ी पार्टी जिसके पास 4% से ज्यादा वोट है वो ममता बनर्जी की पार्टी, 4.1% है। और तीसरे नंबर पर जिनके पास ज्यादा संख्या मानकर चलो अपर कास्ट लोगों के में से है तो कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसके पास 1.7% वोट। अब इसमें इन चार ही पार्टियों का अगर टोटल पोल्ड वोट में से अगर आप वोट परसेंटेज निकालो तो लगभग 63%, 3% ब्राह्मण है और चार पार्टियों के नियंत्रण में ही लगभग 63% पोल्ड वोट। अब बीजेपी खुलकर बात कर रही है धर्म की, कांग्रेस भी अपने आप को बेहतर हिंदू बनाने की बात साबित कर रही है। अब कम्युनिस्ट जो थे या कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से जो बंगाल चलता रहा वहां के भी हालात कोई बदले हुए नहीं। अभी आने वाले समय में दुर्गा पूजा ही चलने वाली है। जब से 2018 से पिछले 5 साल से दुर्गा पूजा कमेटी को ममता बनर्जी सरकार के द्वारा दुर्गा पूजा करने के लिए पैसा दिया जा रहा है। इस साल 10,000 बढ़ोतरी की गई, 70,000 रुपये एक दुर्गा पूजा कमेटी को दिए गए। लगभग 300-350 करोड़ का बजट जो है दुर्गा पूजा के लिए ममता बनर्जी के द्वारा लगाया गया। तो ये चार ही पार्टियां, इन चार पार्टियों के पास में लगभग 63% वोट, तो कैसे संभव होता है? ये सारा का सारा कम्युनल निजाम जो बनाया जाता है, धार्मिक ध्रुवीकरण इसी के लिए तो किया जाता है कि इसके आधार पर अल्पसंख्य लोग जो है इस धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर मेजॉरिटी में आए। 37% के करीब का 2017 का वोट परसेंट बीजेपी का, लगभग 38% के करीब, 30.7% के करीब। तो ये जो इलेक्टोरल मैंडेट जो है वो धर्म के नाम पर किए बगैर शासक वर्ग अपने आप को मेजॉरिटी में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो इसके लिए एक ही तरीका है कि लगातार ये जो धार्मिक उन्माद जो है ये स्टेट स्पॉन्सर हो। ये जो धार्मिक उन्माद जो भारत में है, मॉब लिंचिंग है या जो भी रिलीजियस राइट्स हो रहे, कम्युनल एट्रोसिटीज हो रही है, ये स्टेट स्पॉन्सर है और स्टेट इसमें सारी ताकत लगा देता है ताकि एक उन्माद का माहौल पूरे देश भर में फैला। आज 7 दिन से ज़्यादा समय हो गया पार्लियामेंट में जिस तरीके की भाषा यूज हुई, अभी तक कोई कार्रवाई सदन में नहीं हुई। प्रिविलेज कमेटी की तरफ भेजने की बात, और अभी राजस्थान में टोंक में जहां इलेक्शंस हो रहे हैं वहां उनको प्रभारी बनाकर भेजा गया। ये क्लियरली वो सारी चीजें हमारे सामने है कि किस तरीके का वो माहौल बनाना चाहते हैं और इसको अगर रोकना है तो रोकने के लिए हमारे पास क्या तरीका है। रोकने का एक और एक ही तरीका है, धार्मिक ध्रुवीकरण को रोकना है तो इस देश में सामाजिक ध्रुवीकरण के मुद्दे पर बहुत ज्यादा उग्रता से बात होने की जरूरत है। उस सामाजिक ध्रुवीकरण के मुद्दों के ऊपर जो लड़ाई लड़ने का काम जो चला है उसको और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। महिला आरक्षण का बिल हो, जाति आधारित जनगणना के मुद्दे हो या हमारे अपने समाज के अधिकारों से जुड़े हुए मुद्दे हो, इन मुद्दों के ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर साथियों समाज के अंदर जो लोग इस प्रभाव में है या जानकारी के अभाव में है, या तो प्रभाव में है या तो अभाव में है। प्रभाव भी हानिकारक है, अभाव भी हानिकारक है। धर्म का प्रभाव है, उसकी वजह से, उसके प्रभाव में आने की वजह से उसके झांसे में आते और जानकारी के अभाव की वजह से निर्णय नहीं बना पाते। जो प्रभाव में है वो तो निर्णय खो बैठता है और जानकारी के अभाव से वो इन चीजों के लिए निर्णय नहीं बना पाता। तो उन चीजों को हमको बड़े पैमाने पर लोगों में लेकर जाने की जरूरत है। महिला आरक्षण का बिल हो या उसको लेकर चलने वाली बात हो। देवेगौड़ा सरकार के द्वारा जब महिला आरक्षण का बिल रखा गया, उसकी चर्चा की गई और तब से लेके 98 के पीरियड से या उससे पहले से 96 से अगर हम इसकी चर्चा करें तो लगभग 96 वो 4 और ये 23-27 साल से ज़्यादा का समय हो गया। और जब ये बिल राज्यसभा में उस समय रखा गया था तो पिछड़ी जाति के नेताओं ने खुलकर इसका विरोध करते हुए ये बात कही थी कि भाई कोटे में कोटा होना चाहिए। मैं साथियों 51 में जो पहली सरकार बनी तब से लेके 2019 की 17 लोकसभा के कैबिनेट को पढ़ रहा था कल रात,
और 51 से लेके 17 लोकसभा के कैबिनेट के काउंसिल को जब मैं पढ़ रहा था तो ढूंढ रहा था कि भाई शेड्यूल कास्ट के, बैकवर्ड की या माइनॉरिटीज की कितनी महिलाओं को कैबिनेट पोर्टफोलियो मिले और कौन से मिले। तो ढूंढने के लिए निकला भाई ऐसा कोई होम डिपार्टमेंट हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, लॉ डिपार्टमेंट हो, या जहां पर वो सारा अधिकार हो जिसके आधार पर वो एम्पावर कर सके। इसमें कहा गया नारी वंदना, धर्म ग्रंथों में तो बड़ी प्रतिष्ठा की बात कही है महिलाओं की, और वो बात सभी से चल रही थी। तो मैं काउंसिल चेक कर रहा था कि भाई कितने मिनिस्टर बने शेड्यूल कास्ट की महिलाओं का। फिर पता चला कि भाई यहाँ तो पुरुषों का ही नंबर लगने में दिक्कत हो रही है, महिलाओं के कहाँ से बात आएगी। माइनॉरिटीज की एक महिला का नाम भी मुझे नहीं मिला। आते आते नजमा हेब्दुल्ला तक थोड़ा बहुत मामला उस समय आया, उससे पहले ऐसा कोई बड़ा पोर्टफोलियो जो है माइनॉरिटीज की महिलाओं को मिला हो, या आदिवासी महिला को मिला हो, या शेड्यूल कास्ट की महिला को मिला हो। कानून बाध्य करता है आपको चीजें करने के लिए। नैतिकता जिसके आधार पर संविधान चलाने की बात कही। बाबा साहब अम्बेडकर केवल मोरालिटी की बात नहीं कहते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात कहते थे। कानून आपको बाध्य करता है कि 33% दो। आप तो बड़ा लंबा चौड़ा नैतिकता का मामला लेकर देश को चलाने की बात कर रहे थे। इन 75 सालों में आपको रोका किसने था? तो काउंसिल्स में कहीं नहीं है, टिकट बांटने की चीजें में कहीं नहीं है। जो पोर्टफोलियो उनको दिए गए उसका क्या मूल्य है अभी तक हमें समझ में नहीं आता। चालू कैबिनेट में तो आप एम्पावर करना चाहते हो, किसे एम्पावर करना चाहते हो, और आपकी एम्पावरमेंट की व्याख्या क्या है? जो पिछड़ी जातियां पहले से ही लो रिप्रेजेंटेशन की वजह से अपने अधिकारों की रक्षा करने लायक नहीं है, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को डिस्फ्रेंचाइज करके रखा हुआ है, उनको एम्पावर करने के लिए किस तरीके की लड़ाई होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, और आप वो बात लेकर आ रहे हो। हमें आश्चर्य इस बात का हुआ कि कांग्रेस और बीजेपी का स्टैंड इस मुद्दे पर एक ही वो कोई इसकी बात नहीं कर रहे, मगर जो पिछड़ी जाति के जो दल है जिन्होंने 10 साल पहले 15 साल पहले इसके विरोध में खुलकर संसद में लड़ाई लड़ी थी, वो जब ये बिल रखे गए तब उनकी वो भूमिकाएं कायम नहीं रही। आज हमारे कार्यक्रम नितिन जी है, उन्होंने उसके लिए एक अमेंडमेंट बिल प्रपोज किया। मैं चाहूँगा कि ये होने के बाद में हम उनको उस बात पर बात करने के लिए भी कहेंगे, उनका समय लेंगे।